इसके बारे में किसके पास चला जाए, साइटोप्लाज्म पे। चलो, सेल के अंदर में हम लोग न्यूक्लियस देख लिए, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन सब हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया। अब जो ये जो लिक्विड मटेरियल है जो सेल के अंदर में प्रेजेंट है, बोले तो न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच में, ये लिक्विड को बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक लिक्विड, गाढ़ा लिक्विड, नॉर्मली पानी की बात किया तो लूज लिक्विड हो गया। अब पानी में अगर मतलब पकौड़ी बनाने के लिए बेसन और मिला देता है लोग, चौरट उरट, तो थोड़ा सा टाइट हो जाता है। टाइट क्या मतलब गाढ़ा हो जाता है, तो जेली लाइक, तो वैसे ही वो गाढ़ा लिक्विड है। नहीं, ये मतलब डेंस लिक्विड है, गाढ़ा लिक्विड है। कौन? साइटोप्लाज्म। एकदम बहुत ज्यादा पानी भी नहीं रहता है, गाढ़ा है। साइटोप्लाज्म एक एरिया प्रोवाइड करता है किसी भी सेल के ऑर्गेनेल्स को फंक्शन करने के लिए। हर काम के लिए एक प्रॉपर स्पेस चाहिए होता है। तो अगर और कोई सेल ऑर्गेनेल्स को अपना इंजाइमेटिक रिएक्शन करने के लिए अपने पास सफिशिएंट जगह नहीं है, एगो न्यूक्लियस को छोड़ दी जाए, माइटोकॉन्ड्रिया को तो सब छोटा छोटा होता है, तो सब अपना इंजाइमेटिक रिएक्शन कहाँ पे करेगा? साइटोप्लाज्म में। रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा फिर उसको क्या करेगा कि ले लेगा। समझ रहे ना? मैंने अपना रिएक्टेंट साइटोप्लाज्म में दे दिया, वहाँ पे रिएक्शन हो गया, अपने पास जगह नहीं है। रिएक्शन होने के बाद फिर जो बन गया उसको फिर क्या किया कि अपने अंदर में ले लिया। तो वो रिएक्शन करने के लिए किसका जगह इस्तेमाल किया? कौन जगह इस्तेमाल किया? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म एक एरिया देता है, स्पेस देता है ऑर्गेनेल्स को इंजाइमेटिक रिएक्शन करने के। ऑलमोस्ट सब एनाएरोबिक रिएक्शन कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में ही होता है। हाँ, एरोबिक रिएक्शन साइटोप्लाज्म में नहीं होगा। एरोबिक रिएक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो, जो रिएक्शन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसको बोलते हैं एरोबिक रिएक्शन, और जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन के उसमें कोनो जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग एनाएरोबिक रिएक्शन। हाँ, रेस्पिरेशन बोले तो रेस्पिरेशन, रिएक्शन बोले तो रिएक्शन। ठीक है, तो नॉर्मली इंजाइमेटिक एनाएरोबिक वाला काम ज्यादातर कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में। आगे डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म हम लोग पढ़ेंगे लोग। अब साइटोप्लाज्म क्या करता है कि सब ऑर्गेनेल्स को होल्ड करके रखता है। सारा का सारा ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म में इन्हें फ्लोट करता है, लिक्विड है, तो सब साइटोप्लाज्म में इन्हें उन्हें क्या कर रहा है कि फ्लोट कर रहा है। कि हम बलून वाला एग्जांपल दिए थे, बलून है, उसके अंदर में पानी भर दिए, एगो ईंटा बड़ा का रख दिए। मान लो कि बलून हो गया सेल, अंदर का लिक्विड हो गया साइटोप्लाज्म, जो बड़का को गोला ईंटा रख दिए हैं चाहे कोई भी, तो वो हो गया हमारा न्यूक्लियस। अब छोटा छोटा बालू और भी कुछ चीज भर सकते हैं, तो वो सब क्या हो जाएगा? हमारा ऑर्गेनेल। सब इन्हें उन्हें करेगा, तो सब का सब ऑर्गेनेल सेल के साइटोप्लाज्म में इन्हें फ्लोट करेगा। तो सब ऑर्गेनेल्स सेल के साइटोप्लाज्म में क्या करता है कि फ्लोट करता है। और सेल के साइटोप्लाज्म और उसके अंदर के सब ऑर्गेनेल्स को सेल मेम्ब्रेन होल्ड करके रखता है। अगर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो लीक से सारा का सारा साइटोप्लाज्म स्प्रेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बॉडी के एक्स्ट्रा स्पेस में सब भर जाएगा इधर उधर। तो ये क्या करता है कि मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को इनक्लोज्ड करके होल्ड करके रखता है। अब इतना लिख लिया जाए, कल कंपोनेंट ऑफ सेल पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, बोलो। तो हम कहाँ पे थे? हाँ, साइटोप्लाज्म का कंपोनेंट 3 गो है, साइटोसोल, सेल ऑर्गेनेल्स और सेल इंक्लूजन। मतलब इंक्लूजन कोई ऑर्गेनेल नहीं है जिसके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। मान लो कि ग्लूकोज का स्टोर्ड फॉर्म, कोई न्यूट्रिएंट का स्टोर्ड फॉर्म, कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहीं स्टोर हुआ है, तो वो सब चीज को हम बोलते हैं सेल इंक्लूजन। मतलब उस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। तो
कंपोनेंट साइटोप्लाज्म में कितना देखे हम? 3 कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये कितना हो गया? 3 गो। साइटोसोल जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या था हमारा? सेल ऑर्गेनेल। तो अब ये साइटोसोल सुन रहा सब, साइटोप्लाज्म के अंदर में जितने भी लिक्विड पार्ट है, मतलब एकदम वन लेन वन, हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म गाढ़ा लिक्विड है, डेंस गाढ़ा लिक्विड है, तो लिक्विड में कुछ ना कुछ तो मिला हुआ है तब ना गाढ़ा है, तो जो मिला हुआ है उसको हटा दें, मैंने पूरे साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेल्स निकाल दें, इंक्लूजन निकाल दें, जो सिर्फ ओनली फ्लूइड पार्ट बच गया, जो सिर्फ लिक्विड पार्ट बच गया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? साइटोसोल, ठीक। हाँ, और बाकी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, आगे डिफरेंट सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, सबके बारे में पढ़ करना है ना। सेल इंक्लूजन अभी बोल रहे हैं, जो स्टोर्ड फॉर्म है, मेम्ब्रेन नहीं होगा, ये बस एक स्टोर्ड मॉलिक्यूल है, न्यूट्रिएंट्स का, स्पेशली फूड का, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का, ये सब। अब लिख लो कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म 3 गो: साइटोसोल, सेल ऑर्गेनेल, सेल इंक्लूजन। साइटोसोल क्या है? अगर हम सेल की बात करें तो सेल का हो गया न्यूक्लियस। अब ये जितना भी फ्लूइड पार्ट है, लिक्विड पार्ट है, सिर्फ लिक्विड पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे? साइटोसोल या मैट्रिक्स। ऑल द फ्लूइड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। सिर्फ लिक्विड वाला पार्ट, मतलब ये एकदम कंप्लीट लिक्विड हो गया, पूरा गीला वाला लिक्विड, गाढ़ा वाला लिक्विड ना। सेल ऑर्गेनेल्स, अब इसके अंदर में जो लाइसोसोम प्रेजेंट है, जो राइबोसोम प्रेजेंट है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, सुना सब, गोल्गी बॉडी प्रेजेंट है, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी जो जो चीज प्रेजेंट है, तो वो सब को हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल। और ये सब मेम्ब्रेन वाला होता है। हाँ, एगो राइबोसोम है जिसके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, तो दे आर ए स्मॉल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, हालांकि राइबोसोम एक्सेप्शन हो गया, तो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, जैसे कि लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब को क्या बोलेंगे? सेल ऑर्गेनेल। अब हम लोग इसी सब के बारे में पढ़ना है पार्ट बाय पार्ट। सेल इंक्लूजन, अब इसके अंदर मान लो कहीं पे फैट्स, स्टोर्ड फैट्स फॉर्म में है, कहीं पे कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज का, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज एनिमल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजन है, तो मतलब ये सब कोई कोई चीज प्रोटीन का कोई है, तो ये सब चीज को हम क्या बोलेंगे कि सेल इंक्लूजन। कोई कोई चीज है जहाँ पे एक्सक्रीटरी मटेरियल है, एक्सक्रीटरी मटेरियल का मतलब वो मटेरियल जो सेल के लिए वेस्ट हो, यूजफुल नहीं हो, उसको बोलेंगे एक्सक्रीटरी मटेरियल। तो दे आर मेम्ब्रेनलेस। अब ऑर्गेनेल तो है नहीं कि मेम्ब्रेन होगा, कोई ना कोई मॉलिक्यूल ना है, तो मेम्ब्रेनलेस स्टोर्ड फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, एक्सक्रीटरी मटेरियल एक्सेट्रा। तो अब इसको हटा देते, अब ये सब क्या है कि साइटोप्लाज्म है। अब गाढ़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखा एक डॉट डॉट करके बनाए थे, तो क्या था? ये ओनली फ्लूइड पार्ट था, तो इसमें साइटोसोल होगा, सेल ऑर्गेनेल होगा और सेल इंक्लूजन होगा। तो अब हम लोग सेल वॉल के बारे में पढ़ लिए हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिए हैं, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिए, और चौथा नंबर साइटोप्लाज्म। अब हम शुरू करते हैं पढ़ना सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, ठीक। तो सेल ऑर्गेनेल में सबसे पहले किसे शुरू किया जाए? राइबोसोम से शुरू किया जाए, ठीक। अब अगर राइबोसोम की हम बात करें, तो राइबोसोम सेल के अंदर में प्रेजेंट छोटा सा राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर है, राउंड गुलगुल होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम ही एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी रहता है और यूकैरियोटिक, तो बाकी कोई भी मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, क्योंकि खुद डेफिनेशन में लिखा रहता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेल एक को प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो राइबोसोम तो मेम्ब्रेनलेस है, बस राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं, एक को मेम्ब्रेन नहीं होता है, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल है। तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया वगैरह, पीपीएल, ब्लू एलगी, माइकोप्लाज्मा, उसमें भी प्रेजेंट रहेगा, और यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगल सेल, ये सब में भी प्रेजेंट रहेगा। राइबोसोम को डिस्कवर किए हैं जी पैलेट, वो साइंटिस्ट का नाम है, जी पैलेट साइंटिस्ट का नाम है। तो वो राइबोसोम को पहली बार देख लिए तो देख लिए ना, सबसे स्टार्टिंग में देख लिए तो बोल देते हैं कि यही उसको क्या किया कि खोजें, बोल दिए कि भाई इसी का नाम क्या है कि राइबोसोम है।
खैर कोई भी अगर हम पास्ट के बारे में बात करें तो सेल के कोई एक ऑर्गेनेल को अगर हम डीप में जाए तो उसको बहुत बड़ा हिस्ट्री होता है। कौन आदमी पहले खोजा, कौन आदमी दोबारा खोजा, कौन आदमी स्ट्रक्चर के बारे में बताया, कौन दूसरा आदमी फंक्शन के बारे में बताया, कौन दूसरा आदमी इसके पहले दूसरा नाम था तो कौन दूसरा आदमी दूसरा नाम दिया, तो कौन तीसरा आदमी देखे अब उसका नाम दिया कि वो नाम नहीं, अब उसको बोलेंगे हम लोग राइबोसोम। तो बहुत सारा साइंटिस्ट आएगा, बहुत सारा ईयर आएगा, बहुत सारा हिस्ट्री आएगा, तो उतना भी हम लोग को रूबरू होने की जरूरत नहीं है। राइबोसोम दो टाइप्स का होगा, 70S और 80S। हम बोले हैं ना अभी कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी होगा और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होगा वो 70S और यूकैरियोटिक सेल में जो होगा वो 80S। एस का मतलब सेजबर्ग यूनिट होता है। एस मतलब सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को बताता है, रेट ऑफ सेटलिंग डाउन। ये हम घुला के छोड़ दें तो कितना देर में मतलब कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स पेंदी में बढ़ जाएगा, कंटेनर के बॉटम में बैठ जाएगा। जाहिर सी बात है, कोनो हल्का चीज को घुला के छोड़ दो तो लेट से धीरे धीरे बैठेगा, अब भारी चीज को तो घुला के छोड़ दो तो नीचे स्पीड में बढ़ जाएगा। भारी है ग्रेविटी उसको स्पीड में खींच लेगा, हल्का है तो ग्रेविटी उसको खींचेगा लेकिन कम फोर्स से खींचेगा। जब कम फोर्स से नीचे जाएगा तो धीरे धीरे जाएगा, बैठने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो एक सेकेंड में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल बैठ रहा है नीचे, इसको बोलते हैं हम लोग सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, और उसको यूनिट से लिखते हैं सेजबर्ग यूनिट एस। यहाँ हम लोग लिखते हैं लोग मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आदमी, इसको डिफाइन करते हैं हम वेलोसिटी के रूप में, चाहे स्पीड के रूप में डिफाइन करते हैं। वैसे ही एक सेकेंड में कई गो नंबर ऑफ पार्टिकल नीचे बैठा, इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। और स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट का यूनिट होता है एस, सेजबर्ग यूनिट बोलते हैं इसको। अगर हम बोलते हैं कि किसी भी पार्टिकल का सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट 80S है, 80S है, माने कितनों को अगर भुला के छोड़ दो तो कुछ इस रेट से बैठेगा कि एक सेकेंड में 80 को नीचे बैठेगा। 70S है तो एक सेकंड में नीचे बैठेगा 70 को। 55S है तो एक सेकंड में नीचे बैठेगा 55 को। ये बात समझ में आ रहा है। खैर जब हम टाइप्स ऑफ राइबोसोम के बारे में पढ़ाएंगे 70S 80S तो और अच्छे से क्या करेंगे कि एक्सप्लोर कर देंगे कि सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या है और सेजबर्ग यूनिट क्या है, डिफरेंट टाइप्स का कैसे होता है। ठीक है, तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो दो स्ट्रक्चर बताए, एगो बड़का वाला एगो छोटका वाला। दोनों को सब यूनिट बोलते हैं, तो बड़का वाला को लार्जर सब यूनिट और छोटका वाला को स्मॉलर। जनरली साइटोप्लाज्म में दोनों सब यूनिट अलग अलग होता है, बड़का वाला अलग, छोटका वाला अलग। जब प्रोटीन बनाने का काम आता है, राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना, इसलिए राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। जब प्रोटीन बनाने का काम आता है तो बड़का और छोटका क्या होता है कि यूनाइट होता है और एक कंप्लीट राइबोसोम बनाता है। नहीं तो अलग अलग है तो राइबोसोम थोड़े है, तो बड़का वाला अलग है, छोटका वाला अलग है। जब ये मिल गया तब बना कंप्लीट राइबोसोम। ये समझ में आ रहा है। तो जब प्रोटीन बनाना होता है एक बैग से कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन सेल में बढ़ जाएगा, यानी कोई इंडिकेटर है कि अगर कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया मतलब सेल को प्रोटीन बनाने की जरूरत है। तो ऑटोमेटिक बड़का वाला छोटका के साथ है क्या होगा कि अटैच हो जाएगा। अटैच क्यों होगा? प्रोटीन बनाने की जरूरत है तो अटैच होगा प्रोटीन बनाने के लिए। मैंने न्यूक्लियस से मैसेज mRNA के थ्रू मैसेज आ जाएगा कि भाई इस नेचर का प्रोटीन तुम क्या करो कि बनाओ, ये टाइप का प्रोटीन इतना नंबर में बनाओ, इतना अमाउंट में बनाओ। राइबोसोम का क्या में प्रोटीन बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। राइबोसोम कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी अटैच रहता है, तो अटैच रहेगा तो उसके सरफेस को रफ बना देगा। तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं आरिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसके सरफेस पे नहीं है भाई एकदम चिकना है, स्मूथ है, तो उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हालांकि सरफेस पे अटैच होने से फायदा है, इवन ऐसा नहीं है कि सरफेस पे अटैच हुआ तो उसको परेशानी है ना, ऐसा नहीं है। सरफेस पे अटैच होने पर इवन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सपोर्ट करता है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। प्रोटीन बनाएगा नहीं लेकिन राइबोसोम को प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा तो सपोर्ट करता है, तो उससे घाटा नहीं है। तो उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले इतना बात लिख लिया जाए। ये बात इसलिए बता दिए ताकि जब लिखवाएं बताएं तो अब फेमिलियर लगे, क्या क्या बोले हैं क्या क्या नहीं बोले हैं। राइबोसोम के बारे में हम लोग देख रहे थे ना, इट इज अ स्मॉल
राउंड स्ट्रक्चर, राउंड का माने स्फेरिकल ना, 2D थोड़े 3D स्ट्रक्चर है ना, ये स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। राइबोसोम इज अ मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेनलेस, माने एगो दूगो एको गो मेम्ब्रेन प्रेजेंट इसमें नहीं होगा। राइबोसोम इज डिस्कवर्ड बाय जी पैलेट, जी पैलेट साइंटिस्ट सबसे पहले क्या किए थे कि राइबोसोम को डिस्कवर देखे थे सबसे पहले, इसलिए इसको पैलेट पार्टिकल्स भी हम लोग बोलते हैं, नाम पे आ गया है। हाँ जॉर्ज, हाँ। फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सबको पता है राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द, जहाँ जो कुछ बनता है वो उसका फैक्ट्री हो जाता है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, साबुन बन रहा है तो साबुन का फैक्ट्री, सरफ बन रहा है तो गिलास बन रहा है गिलास का फैक्ट्री, ये प्रोटीन बना रहा है तो किस लिए फैक्ट्री हो गया प्रोटीन का, इसी इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, सेल का प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, राइबोसोम को। राइबोसोम दो टाइप्स का होगा, 70S और 80S। 70S वाला प्रोकैरियोटिक सेल में, माइक्रोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन की बैक्टीरियम सेल, ये सब में प्रेजेंट रहेगा। और 80S वाला कहाँ प्रेजेंट रहेगा, यूकैरियोटिक सेल में, मतलब प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, फंगल सेल में, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट, यहाँ देखो ये पूरा का पूरा 70S राइबोसोम है, ये पूरा का पूरा 80S है। तो ये राइबोसोम में 2 सब यूनिट है कि नहीं है, एगो बड़का वाला सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, और एक छोटा वाला स्मॉलर सब यूनिट, नहीं तो वही है कि स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स में 2 सब यूनिट होता है, एगो लार्जर और दूसरा स्मॉलर, व्हाइल अदर इज स्मॉलर, एगो बड़का एगो छोटका। बोथ लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट्स आर प्रेजेंट फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। अगर रैंडमली साइटोप्लाज्म की बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों कंप्लीट साइटोप्लाज्म में फ्लोट करेगा, छोटका कहीं अलग फ्लोट करता रहेगा और बड़का कोई अलग फ्लोट, तो वो दोनों अलग अलग साइटोप्लाज्म में क्या होगा कि फ्लोट करता रहेगा। हाँ, जब प्रोटीन बनाने की जरूरत पड़ेगी, जब सेल में प्रोटीन का सिंथेसिस करना होगा, तब छोटका वाला बड़का से मिलके एक कंप्लीट राइबोसोम बन जाएगा और प्रोटीन को बनाना शुरू कर देगा। फिर जैसे ही प्रोटीन बनाना खत्म हुआ, दोनों डिटैच हो जाएगा, टूट जाएगा और फिर अलग फ्रीली साइटोप्लाज्म में फ्लोट करने लगेगा। तो वही बात है कि दोनों सब यूनिट्स आर प्रेजेंट फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, दे ओनली यूनाइट टू फॉर्म ए कंप्लीट राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। सिर्फ प्रोटीन के सिंथेसिस के समय ही वो यूनाइट होकर एक कंप्लीट राइबोसोम का फॉर्मेशन करेगा। अब 2 टाइप का राइबोसोम, 70 और 80 नहीं, कभी कोई ऑर्गेनेल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिक, ये सब में 55S राइबोसोम भी ऑब्जर्व किया गया है। जनरली 70S राइबोसोम ये हो गया, तो 70S राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट 50S होता है और स्मॉलर सब यूनिट 30S होता है। 80S राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट 60S होता है और स्मॉलर सब यूनिट 40S होता है। अब ये सोचता है 60, 40, 100 होता है तो ये 80 है, और ये 80 है तो ये 70 है। इसके बारे में कल डिस्कस कर लिया जाएगा जब हम स्वेजबर यूनिट पढ़ाएंगे, तब सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ाएंगे तब।